चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है, शीत युद्ध का दौर। प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के दौर के बारे में आपने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह के पढ़ाई किए होंगे, लेकिन जो आज आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा वो शायद ही आपको दूसरी जगह समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के दिन जो है हम लोग समझने का प्रयास ज्यादा करेंगे, पढ़ने का प्रयास कम करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको याद रखें मेरे बात को और आप अपने कॉपी में लिख सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। चलिए तो फिर शुरू किया जाए। एक बार प्यारे बच्चों आप लोग सेशन को लाइक और सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। ठीक है, कि जब प्रथम विश्व युद्ध और जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है प्यारे बच्चों, तो इस विश्व युद्ध के रोकने के लिए तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए कहीं, इसलिए जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का क्या कर देता है, स्थापना की जाती है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए अपने शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, तब आप लोग अपने एग्जाम में लिख पाइएगा। ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने, आपसी शांति और भाईचारा स्थापित करने के लिए किया गया था। क्या किया गया था प्यारे बच्चों? संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो कि किस लिए हुआ था, तो इसकी स्थापना युद्ध को रोकने के लिए, आपसी शांति और भाईचारा स्थापित करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जन कल्याण कार्य हेतु क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कोई भी आपसे आप पूछेगा तो आप इसको बता देंगे। आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग 192 देश जो है इसके सदस्य हो चुके हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे 192 जो है देशों की संख्या इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और इस संस्था का विभिन्न स्थापना जो है यह आपका 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को होता है। बच्चों याद रखिएगा, इस संस्था का जो मुख्य आपका कार्यालय है ये कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे सर जी अमेरिका में। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, तो क्या आप अब नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। बस इतना लाइन याद रखना है और आपको लिख लेना है, आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर? चलेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तो हम आपको बता दिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों उद्देश्य पूछा है। ठीक है, चलिए उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य जिसको हम लोग एम कहते हैं, लक्ष्य। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। ठीक है, आपने देखा विश्व युद्ध प्रथम हुआ है, विश्व युद्ध सेकंड हुआ है। ठीक है, और तीसरा ना हो जाए इसलिए क्या करना है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपका क्या किया गया था, इस संघ का स्थापना किया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए हम लोग क्यों पढ़ते हैं, शीत युद्ध क्यों पढ़ रहे हैं? अमेरिका एक तरफ था, एक तरफ आपका सोवियत संघ था। इन दोनों में क्या था, इन दोनों में वैचारिक मतभेद था, इन दोनों में क्या था, दुश्मनी था। तो दुश्मनी ना हो, दोनों देशों में क्या हो, मैत्रीपूर्ण संबंध हो, अच्छे रिलेशन हो, इसीलिए प्यारे बच्चों क्या किया गया है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट अपने कॉपी में लिखिएगा कि आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग से अंतरराष्ट्रीय समस्या को हल करना इसका उद्देश्य था। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों। ठीक है, और ये आपका अंतिम में है, ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों को जो है कार्यवाही तालमेल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इतने बात को याद रखिएगा, ये मुख्य बात थे जो कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, क्या इसका उद्देश्य था, हमने बताने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा और अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलो अब आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया था। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है प्यारे बच्चों कि भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है, या फिर विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा तो आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ रट्टा मारने के लिए हम नहीं आए हैं, ना ही मेरा काम है। हम चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, तो जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आप अपने शब्दों में लिख सकें, ये हमारा उद्देश्य है।
ठीक है, चलो यहाँ पे देखिएगा तो पूछा है क्या, तो भारत के लिए विविधता में एकता। सर विविधता में एकता का मतलब क्या है? प्यारे बच्चों, विविधता का मतलब होता है आपका डाइवर्सिटी, और एकता का मतलब होता है यूनिटी। तो आप लोग देखे होंगे, जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या एक जैसा दिखता है क्या? नहीं। क्या हर व्यक्ति का धर्म एक जैसा है क्या? नहीं। तो फिर भी क्या है बच्चों, यहाँ पे विविधता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं। तो इसी का मतलब होता है विविधता में एकता। क्लियर है? और आपसे पूछा क्या है, अर्थ बताने के लिए बोला है, या फिर आप क्या जानते हैं इसके बारे में आपको बताने हैं। ठीक है, चलो यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखो, भारत एक अत्यंत विशाल देश है। आप सब जानते हैं कि भारत जो है बच्चों, ये काफी बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ लगभग 3000 प्लस जातियां निवास किया करती है, और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 179 भाषाएं जो है यहाँ लगभग लगभग अपने देश में बोली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इतना विशाल देश है, 3000 प्लस यहाँ पे जातियां निवास कर रही है, 179 प्लस यहाँ पे लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों कितना बड़ा देश है आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका की बात की जाए, जैसे ब्रिटेन की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या बोले जाते हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पे इंग्लिश बोले जाते हैं। लेकिन अपने देश में प्यारे बच्चों आपका संस्कृति, मैथिली, भोजपुरी, हर प्रकार के लैंग्वेज हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपका विविधता भरा देश हो जाता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहाँ याद रखेगा कि लगभग हमारे देश में जो है स्थानीय भाषाएं की जो संख्या है, ये आपका 544 है। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे देश में स्थानीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कितना है प्यारे बच्चों, तो 544 है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग निवास किया करते हैं। विभिन्न धर्म के लोग और संप्रदाय वाले के आचार विचार, रहन सहन, भाषा आदि में अंतर होते हैं। इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं बच्चों, तो मिलजुल कर रहते हैं। इसी का मतलब होता है विविधता में एकता। हमने आपको एक शब्द में बताया, एक लाइन में हम आपको बताएं कि प्यारे बच्चों यहाँ पे लोगों का बोलने का तरीका अलग है, यहाँ पे लोगों की धर्म अलग है। लेकिन जब बात आती है भारत देश की, तो प्यारे बच्चों हम सब कहते हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं, और इसका मतलब होता है विविधता में एकता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, अब पूछा है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या फिर बहुदलीय व्यवस्था क्या है, अपने शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको निस्संदेह पता होगा बच्चों कि बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है और एक दलीय व्यवस्था क्या होती है। अगर बात की जाए अमेरिका की, अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो प्यारे बच्चों ये सब कौन से देश हैं, तो कहेंगे सर जी यह द्विदलीय देश है। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों बताओ चाइना कैसा देश है, या फिर आपसे पूछ लेगा दक्षिण कोरिया कैसा देश है, तो क्या बोलिएगा, तो कहेंगे सर जी यह आपका एक दलीय देश है। लेकिन प्यारे बच्चों फिर से आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि हमारा भारत कैसा देश है, तब क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर जी हमारा भारत बहुदलीय देश है। यहाँ पे जिस व्यक्ति को जब मन करे कोई भी संस्था, कोई भी दल बना सकता है, और प्यारे बच्चों इसी को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। देखो, बहुत से दलों के सहयोग से सरकार चलाना बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, भारत में कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है, यह बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चलाया जा रहा था। बिहार सरकार भी जो है गठबंधन व्यवस्था से सरकार चला रही है। केंद्र में अगर बात की जाए तो पहले की बात की जाए है, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तो एनडीए ने अनेक दलों के साथ मिलकर एक सरकार बनाई थी, इसी को बहुदलीय सरकार कहा गया था। और आज वर्तमान में जो केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है बच्चों, ये याद रखेगा जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भी आपका बहुदलीय सरकार है। ठीक है, बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना पाई है, अलग अलग गठबंधन सरकार दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुदलीय सरकार या फिर बहुदलीय व्यवस्था। क्लियर है? बहुत सारे दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं, देश चलाते हैं, इसी को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है बच्चों। क्लियर? चलेंगे, समझ में आ रहा है ना? आप लोग एक बार बताएंगे। ठीक है, हाँ बाबू, होम साइंस का क्लास भी करवा देंगे। ठीक है,
चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन 5वां नंबर क्या पूछा है। देखो प्यारे बच्चों, कहता है कि शीत युद्ध क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि शीत युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए। कैसे लिखिएगा, अगर आपको जानकारी होगा तभी ना लिख पाइएगा। चलिए शीत युद्ध, सबसे पहले आप लोग बच्चों एक बात याद रखिएगा कि देखिए युद्ध अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के युद्ध हैं, ठीक है। एक युद्ध होता है वो युद्ध जो हम लोग पहले प्राचीन काल में देखते थे कि जब राजा महाराजा अपने तलवार अस्त्र शस्त्र लेकर जो है युद्ध मैदान में चले जाते थे। एक युद्ध ऐसा होता था कि परमाणु बम हथियारों के साथ होता था। एक युद्ध ऐसा भी होता है कि आप देखोगे कि लोग छुप छुप कर क्या करते हैं, एक दूसरे पे वार करते हैं। और एक युद्ध ऐसा भी होता है जो कि वैचारिक मतभेद होता है। प्यारे बच्चों, यह शीत युद्ध क्या होता है, तो कहेंगे सर जी शीत युद्ध का मतलब है वैचारिक मतभेद, ठीक है। वैचारिक मतभेद, यहाँ पे किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। याद रखिएगा, शीत युद्ध का मतलब होता है बच्चों उस देश की, उस राज्य के क्या करना, आर्थिक राजनीतिक हानि करना, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। देखो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे, एक हिरोशिमा और एक आपका नागासाकी पर क्या कर देता है बच्चों, तो परमाणु बम का जो है वार कर देता है, परमाणु बम गिरा देता है, ठीक है, ठीक है, जो कि गिरा देता है। और इस कारण से जापान जो है उसमें क्या होता है, हार मिलती है, ठीक है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो जाता है जब अमेरिका और सोवियत संघ क्या होता है, सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरती है। इसके आसपास इतनी क्षमता थी कि विश्व के किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले क्या होने लगा, वैचारिक मतभेद होने लगा। और इसी को कहते हैं हम लोग शीत युद्ध, ठीक है। यहीं से शीत युद्ध का जन्म होता है बच्चों। वो देश नहीं चाहता था कि हमसे आगे वो निकले, और वो नहीं चाहता था कि हमसे आगे वो निकले, इसलिए दोनों एक दूसरे पे क्या करते थे, तो वैचारिक कटाक्ष करते थे, वैचारिक टिप्पणियां किया करते थे बच्चों। और इसी का हम लोग शीत युद्ध किया करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध के बारे में तुम क्या जानते हो, या फिर शीत युद्ध के बारे में आप टिप्पणी कीजिए, तो आप, हमें उम्मीद है कि कर पाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है तो एक बार सारे बच्चे हमें यस यस कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार हमें यस यस कर देना बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये सारी बातें आपको बस ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हमने आपको पूरी शॉर्ट में कहानी बता दिया कि शीत युद्ध क्या है और यह किस परिस्थिति में होता है, ठीक है। बाकी ये आपको पीडीएफ ले लेंगे और आप लोग याद कर लेंगे। चलेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, कहता है आर्थिक न्याय क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक तरफ आपका आर्थिक न्याय, दूसरी तरफ आपका होता है सामाजिक न्याय। प्यारे बच्चों, सामाजिक न्याय उसको कहते हैं जहां पे किसी व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो उच्च जाति के लोग हुआ करते थे वो नीच जाति के लोगों को दबाया करते थे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर जी ये क्या था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सामाजिक न्याय था, ठीक है। उसके साथ समाज न्याय नहीं कर रही थी, ठीक है। और आपने यह भी देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो अपने नीचे जो उससे कम पैसा वाला है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, उससे घृणा किया जाता है, उससे भेदभाव किया जाता है। किस चीज पे, तो पैसों के आधार पे। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये आपका आर्थिक न्याय हो गया। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया आर्थिक न्याय किसको कहते हैं और सामाजिक न्याय किसको कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखो आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है जो कि अभी हमने आपको बताने का प्रयास किया। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है और समाज में रहने वाले लोग में आर्थिक दृष्टिकोण से समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, हमने क्या बोला आपको कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे उसके साथ भेदभाव कर रहा बच्चों, तो भेदभाव किस आधार पे करेगा, उसके जाति के आधार पर भी करेगा और सामाजिक आधार पर भी करेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति जो है वो निम्न तबके का है तो वो गरीब भी होगा, ठीक है, क्योंकि ऊंचे तबके के लोग ही ना बच्चों ऊंचे ऊंचे पदों पे हुआ करते हैं, ठीक है। पहले की बात की जा रही है, आज तो सब लोग समान हो गए हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे कही गई है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए इस न्याय के अनुसार संपत्ति का समान और न्यायोचित वितरण का समान जो है समाज और राज्यों के सभी व्यक्तियों के बीच होता है। यह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त कराने का अधिकार देता है और सबसे समाज का कार्य हेतु क्या करता है, वेतन। देखो वेतन की बात करते हैं, देखो
अब क्या हो गया है, समाज सामान्य न्याय या फिर आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए पहले क्या होता था, पहले जो हाई फाई लोग हुआ करते थे बच्चों, उनको सामाजिक न्याय के आधार पर अर्थात जाति के आधार पर, आपने देखा होगा, आप पढ़े होंगे कि जाति के आधार पर उनको काम भी मिलता था, रोजगार मिलता था। ठीक है, जो उच्च जाति का लोग है वही बड़े बड़े पदों पे हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या हो गया उनके साथ, आज के समय में उनके साथ सामाजिक न्याय हुआ है। और जब सामाजिक न्याय होता है तभी व्यक्ति का आर्थिक न्याय भी होता है बच्चों। कैसे, यह समझिएगा। अगर मान के चलिए समाज हमारा एक हो गया है, संविधान जैसे लिखाया, तो संविधान में हमें क्या मिला, समानता का अधिकार मिला। जब हमारे और आपके भी समानता का अधिकार मिला है, तो आप भी अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप भी वो काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सामाजिक न्याय कहेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप उतना पढ़े लिखे हैं जितना हम हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं, जितना हमें पैसा मिल रहा है उतना ही आपको मिलेगा। तो सर जी ये क्या हो गया, तो मेरे प्यारे इसी को हम आर्थिक न्याय कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा है, पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, आपको पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि पंचशील समझौता क्या था बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार आप लोग बताने का यह प्रयास करिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, पंचशील, पंचशील के बारे में आप लोग सुने होंगे, देखेंगे। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचशील के सूत्र बताइए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचशील क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा ही रहता है ना, और कर कर पूछा जाता है। ठीक है, देखो तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पंचशील का अर्थ है पांच सिद्धांत। पंचशील का क्या अर्थ है बच्चों, पांच सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मूल आधार रहा है। इस पांच सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग किया गया था। यह पंचशील समझौता कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों 29 अप्रैल 1994 को होता है। कब होता है, 29 अप्रैल 1954 को होता है। ठीक है, इस पंचशील समझौता की बात कर रही है। ये ऐसे सिद्धांत हैं कि यदि इस सिद्धांत पर विश्व के सब देशों को चले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, ये पांच सिद्धांत क्या क्या थे उस पे हम अगर बात करना चाहें तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो एक एक करके इस सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत, ठीक है, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखना। पंचशील समझौता के क्या कौन सिद्धांत है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यकीन मानिए आपको यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दिएगा तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए पंचशील समझौता में सबसे पहला सिद्धांत था कि एक दूसरे की अखंडता और प्रभुता को बचाए रखेंगे। क्लियर। दूसरा था एक दूसरे पर आक्रमण कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या था, तो तीसरा था प्यारे बच्चों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। ठीक है, और चौथा था शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांत का सामना करेंगे। और पांचवा था आपका आपस में सामना और मित्रता को बनाए रखेंगे। आपस में क्या करेंगे, समानता और मित्रता को बनाए रखेंगे। तो यही था आपका पंचशील समझौता, जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पंचशील समझौता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सांप्रदायिकता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपके लिए जो है ना वही क्वेश्चन लाया गया है चुन चुन कर, जो कि आपके पेपर में पूछा गया है अब तक। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है, आप सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं। देखिए भारत में अगर सांप्रदायिकता की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो एक प्रकार का धर्म होता है। जैसे हम अपने धर्म से प्यार करते हैं, जैसे आप अपने धर्म से प्यार करते हैं, ठीक है, इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहा करते थे।
ठीक है। प्रत्येक धर्म में अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं, ठीक है, और एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास नहीं है। यहीं पे क्या हो जाता है बच्चों, सांप्रदायिकता का उदय हो जाता है। ठीक है, जब बात आती है अपने धर्म की तो हम अपने धर्म का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे की बात आती है ना तो वहां पे हम उसके धर्म को थोड़ा नीचा दिखाने लगते हैं, ठीक है, और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यहीं पे प्यारे बच्चों सांप्रदायिकता का उदय होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। वैसे सांप्रदायिकता का मतलब होता है हिंदुत्व से लिया जाता है, ठीक है। इस हिंदुत्व शब्द का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे लास्ट को याद रखना, सावरकर के द्वारा किया गया था। बीडी सावरकर, याद रखेंगे बीडी सावरकर, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि भारत जो है हिंदुओं का देश है, ठीक है, हिंदुओं का देश है और हिंदू ही यहाँ इस देश में रहेंगे। इसका कथन किनका था, तो सावरकर जी का कथन था। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे, सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता ने लोकतंत्र को कमजोर किया क्योंकि मतदान का आधार कई क्षेत्रों में धार्मिक पहचान बन गया है तथा वास्तविक मुद्दा से जनता जो है भटक जाती है। समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार हमें बताने का प्रयास करिएगा, हम अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, सांप्रदायिकता प्यारे बच्चों जातिवाद, आप समझिएगा जातिवाद, ठीक है। आज के समय में जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विकास की बात कम कर रहे हैं, जात की बात ज्यादा कर रहे हैं। आप बीजेपी को देखिए, आप कांग्रेस को देखिए, आप अलग अलग नेताओं को देखिए, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान को बचाएंगे, कोई कह रहे हैं हम हिंदू को बचाएंगे, कोई कह रहे हैं हम इस्लाम धर्म को बचाएंगे, कोई देश की बात तो कह नहीं रहा बच्चों। और यहाँ पे लोग क्या हो रहा है, लोग भी उसके पीछे पागलों की तरह दीवाना हो गया है कि भाई वो हमारे लिए बात कर रहा है। अरे भाई देश के लिए बात होना चाहिए, ना कि हमारे और आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सांप्रदायिकता की बात हो रही है। आपके धर्म और मेरे धर्म की बात को लाकर जो नेता लोग हैं अपना स्वार्थ देख रहे हैं, वो अपना जो है कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सांप्रदायिकता का उदाहरण है बच्चों। दूसरा है राजनीति में सांप्रदायिकता के समावेश से धार्मिक समुदाय में तनाव आता है, रंग के आधार पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है बच्चों सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक लाभ की दृष्टि से राजनीतिक दल ने अल्पसंख्यक के प्रति दृष्टिकोण और वोट की नीति जो है अपना ली है, जबकि इसका वास्तविक विकास नहीं हो पा रहा है। समझे, नहीं समझ रहे होंगे आप लोग, बात कर रहे हैं तो कैसे समझिएगा, ठीक है, आप लोग बात कर रहे हैं तो कैसे समझिएगा, ठीक है। देखो कह क्या रहा है, सांप्रदायिकता के कारण क्या हो रहा है, तो राजनीतिक लाभ हो रहा है, ठीक है, नेता लोगों को तो लाभ हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, जात के आधार पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हम लोग जो क्या है लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। और जो नेता लोग हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो जमे हुए हैं, उनसे ना हम ना आप सवाल कर रहे हैं कि आपने देश का विकास किया कि नहीं, आपने हमारा विकास किया कि नहीं, आपने हमें रोजगार दिया कि नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, सिर्फ सब लोग हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है। और यही प्यारे बच्चों यहाँ पे सांप्रदायिकता का अर्थ होता है, ठीक है। चलो अब आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। बाबू बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र का दो रूप होता है बच्चा, लोकतंत्र का दो रूप होता है, एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक आपका अप्रत्यक्ष। सर जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, थोड़ा सा समझा दीजिएगा, ठीक है बाबू ध्यान दो। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है जहां पे जनता का डायरेक्ट क्या हो, पार्टिसिपेट हो। जैसे हमारे देश में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा लोकतंत्र है तो क्या बोलेंगे, कहें सर जी हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं और वोट के माध्यम से हम चुनते हैं कि हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे सर, इसको डायरेक्ट आपका डेमोक्रेसी कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। और अप्रत्यक्ष वो लोकतंत्र होता है बच्चों जहां पे जनता का भागीदारी तो होता है लेकिन उनके पास अधिकार नहीं होता है कि वो जो है उस देश की नेता का चुने, ठीक है। इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर। देखो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना, प्राचीन यूनान नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही व्यवस्था स्थापित हुआ करता था, ठीक है। देश के सभी नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकार के मामलों पर विचार किया करते थे और वाद विवाद
तथा निर्णय भी लिया करते थे। ठीक है, इस व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों के चुने जाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, नागरिक जो है प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण कर निर्धारण किया करते थे, आधिकारिक नियुक्ति किया करते थे, निर्णय किया करते थे। और सबसे सुंदर उदाहरण जो है आपको देना चाहें तो आज वर्तमान में स्विट्जरलैंड का संविधान को आप पढ़िएगा, कभी जब ग्रेजुएशन में आप जाओगे ना तो आपको पढ़ने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड का संविधान प्यारे बच्चों आज भी ऐसा संविधान है जो कि यहाँ पे कोई भी निर्णय लेना होता है तो वहां की सरकार निर्णय नहीं लेती है, बल्कि वहां की जनता निर्णय लेती है। एक बड़े से फील्ड में सभी जनता को, पूरे देश की जनता को बुलाया जाता है बच्चों, और वहां पे कोई भी कानून बनने वाला होता है तो उस कानून के बारे में चर्चा परिचर्चा होता है। ठीक है, अगर उस देश की संपूर्ण जनता उस पर सहमत होती है तभी वो कानून बन पाता है। और सर जी, इसी को हम लोग वास्तविक में लोकतंत्र कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, लोकतंत्र का मतलब ही याद रखेगा जहां पे लोगों का क्या हो, शासन हो, प्रजा का जहां पे सिस्टम हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखेगा, अपने कॉपी में अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलो अब क्वेश्चन नंबर 10वां बोला है, क्या ध्यान दीजिएगा, कहता है भूमंडलीकरण क्या है। सर जी भूमंडलीकरण क्या है, ध्यान दो बाबू। भूमंडलीकरण जो है इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम आपका क्या है तो वैश्वीकरण है। क्या है बाबू, वैश्वीकरण। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। व्यापार, वित्त प्रवाह, टेक्नोलॉजी और सूचनाओं के आदान प्रदान से विश्व की अर्थव्यवस्था में समन्वय, एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी, वैश्वीकरण कहलाता है। नहीं समझे, देखो मान कर चलो अपना भारत है, ठीक है, उसके बाद आपका अमेरिका है, फ्रांस है, अलग अलग कंट्रीज है। तो अलग अलग कंट्रीज में प्यारे बच्चों वैश्वीकरण कैसे होता है, उस देश से हम कुछ लिए टेक्नोलॉजी, उस देश से लिए। ठीक है, तो हमारे देश से कोई व्यापार वहां पे गया, हमारे देश से कुछ प्रवाह हुआ तो वहां से कुछ हम लोग लिए। इसी को आदान प्रदान जो भी होता है, जैसे तुम्हारे पास कुछ है तो हम ले लिए, मेरे पास कुछ अच्छा चीज है जिसकी आवश्यकता तुम्हें है तो तुमने ले लिया। इसी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो इसी को हम लोग भूमंडलीकरण कहेंगे या फिर वैश्वीकरण कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तोड़ तोड़ के आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी हमको नहीं लगता है बताता होगा, क्योंकि हम भी कोचिंग में देखते हैं बच्चों को। ठीक है, हम पूरा कोशिश करें आपको समझा पाए, बाकी आप लोग बताइएगा क्या फीडबैक है। देखिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। क्या है बच्चों, प्रवाह है। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं, जैसे विश्व के कई हिस्सों में विचारों का एक दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी एक प्रवाह है। ठीक है, पूंजी क्या था बाबू, एक विचारधारा था। ठीक है, साम्यवादी पूंजीवादी। ठीक है, तो ये क्या है, एक विचार है। ठीक है, वस्तुओं को कई हिस्सों में देश में कई देशों में जो है पहुंचना, व्यापार तथा बेहतर और आजीविका की तलाश में दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आजीविका जो है प्रवाह करती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रभाव की निरंतर से पैदा होता है, जो कायम करता है, इसी को हम लोग भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहा करते हैं बच्चों। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है आपने समझ गया। वैश्वीकरण का सीधा सीधी अर्थ लिखिएगा कि सर एक देश से दूसरे देश में आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है सभी कुछ ले दे के चलता है, इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे चाइना से हम लोग चाइना से युद्ध होता है बच्चों, याद रखिएगा। चाइना से हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, लेकिन याद रखिएगा वहां से सामान जो है, वस्तुएं जो है, वो भारत आना कभी भी बंद नहीं होता है। अगर बंद हो जाएगा ना तो अपने देश का टेक्नोलॉजी बैठ जाएगा। ठीक है, जितने भी हम लोग फोन यूज करते हैं ना, उसमें से 80% फोन अपना चाइना और जापान का होता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वैश्वीकरण हो गया, ये क्या हो गया, ये भूमंडलीकरण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से कितना भी ज्यादा तनाव हो जाए, कितना भी युद्ध हो जाए, लेकिन भारत से कपास, भारत से गेहूं, भारत से चावल, ये भी जाना चाइना में बंद नहीं होता है बच्चों। इसी को हम लोग कहेंगे कि सर जी ये भूमंडलीकरण है, ये वैश्वीकरण है और ये चलता रहेगा। ये अगर नहीं चलेगा बच्चा तो शायद देश में आपका क्या हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, देश में स्थिरता बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसको चलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। बाकी कैसा लगा क्लास ये हमें जरूर बताइएगा। हम पूरा कोशिश किए प्यारे बच्चों कि आपको आज चैप्टर नंबर 1 से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको समझा पाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है हमने आपको एकदम तोड़ तोड़ कर बउआ के जैसा समझाने का
कोशिश किए हैं और हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार से आपको कहीं और पे बताया जाता होगा। ठीक है, फिर भी अच्छा ना लगे तो आप हमें एक बार फीडबैक दीजिएगा कि सर जी आप थोड़ा सा क्या पढ़ाएं क्या नहीं, हमको समझ में नहीं आया, ताकि हम अपने पढ़ाई के तरीका में बदलाव कर सके। और अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमें मोटिवेट करने का भी प्रयास करिएगा, ताकि और भी बेहतर बेहतर क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहें। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोगों को जाना नहीं है, 8:30 में जो है आपका क्या है तो हिंदी का क्लास होने वाला है सब्जेक्टिव का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्टिव का हिंदी का क्लास है बच्चों, जो कि उस चैप्टर से हमने पूरी सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आपके लिए करवाने का प्रयास किए हैं। आप लोग जरूर से आइएगा, वो क्लास आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। मेरे प्यारे शेरचंडी, कैसा लगा क्लास, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी हमें बताने का पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बाबू, जो बच्चे का छूट गया है वो लोग बाद में देख लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, इस क्लास को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट क्लास आपका जो है आधे घंटे के बाद है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हिंदी का, हिंदी चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हम जो है पूरा करवा दिए हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव हम लोग अभी करेंगे फिलहाल। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमने जो आपका ये सीरीज लेकर आए हैं, ये यूट्यूब पे पहली बार कोई टीचर लेकर आया है सीरीज। ठीक है, ये सीरीज वैसे तो आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे करवा रहे हैं टारगेट 16 डेज, और 16 डेज के अंदर में हम पूरी दावा गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो 1 साल का कोर्स है बच्चों, ये आपको 1-2 महीने के अंदर हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए मेरे साथ। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का तो कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाला है। हमें उम्मीद है कि हमसे भी ज्यादा आप लोग मेहनत करेंगे और कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। डेली लाइव क्लास होता है बच्चों, सुबह शाम, टारगेट 16 डेज, और हर एक क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि एक क्लास में एक टॉपिक खत्म करने का हम अपने आप से वादा किए हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, एक क्लास में एक टॉपिक समाप्त होगा, ये हमारा गारंटी है। तभी हम लोग टारगेट 16 डेज को खत्म कर पाएंगे और आप 2 महीनों में भी बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए फिलहाल यहीं पे करेंगे इस क्लास को समाप्त। प्यारे बच्चों डेली बने रहिएगा और 8:30 वाले क्लास में जरूर से आइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को मत दबाना मत भूलिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री में प्यारे बच्चों हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, पीडीएफ जरूर से ले लीजिएगा। इस पीडीएफ को आप जरूर से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आंसर जो है ये आपके लिए रामबाण है, अपने शब्दों में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ लेना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यारे बच्चों पढ़ाई जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।